अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। आज हम एस लेवल का फरवरी मार्च 2022 का जो वेरिएंट 2.2 है उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1.1 शोज हाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज वेरी अक्रॉस पीरियड 2। ठीक है, पीरियड 2 में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है ये आपको ये ग्राफ शो कर रहा है। Construct an equation to represent first ionization energy of oxygen. Include state symbols. तो ऑक्सीजन की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किस तरह से होगी। आपका जो ऑक्सीजन का एटम होगा, गैसियस एटम, वो लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस तरह से आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आयनाइजेशन आपके जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की किसी भी एलिमेंट की जो आपकी इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, आपका जो कोई भी एटम होता है वो लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो आयन बन जाता है, गैसियस आयन। ठीक है, ये गैसियस स्टेट्स में होते हैं, ये गैसियस ये आपको याद करनी होगी स्टेट्स। ठीक है, पार्ट बी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस पीरियड 2। जनरल ट्रेंड बताना है आपको। ठीक है, और आपका ट्रेंड यहाँ पर अगर देखें तो जनरली आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, और वो इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो ये पीरियड है, पीरियड 2, इसमें आपका जो शेल है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका शील्डिंग जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है। और आपका अक्रॉस द पीरियड आपका जो है प्रोटॉन नंबर है, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की, तो वो बढ़ रही है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, कुछ यहाँ पर हैं एक्सेप्शंस, लेकिन जनरली आपका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपके जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो इसलिए आपके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जनरल ट्रेंड क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एनर्जीज इंक्रीजेस across the period, because nuclear charge nuclear charge increases and there is constant शील्डिंग फैक्टर। आपका जो शील्डिंग फैक्टर है, यानी आपका शेल जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए आपका जो शील्डिंग फैक्टर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट शील्डिंग फैक्टर। ठीक है, तो मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आपकी जो अट्रैक्शन है वो इसलिए बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए आपके जो है ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो आपको इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आइटम को जो है वो आयन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ए इन फिगर 1.1 डज नॉट फॉलो द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस पीरियड 2। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, यानी ए है। वैसे तो आप यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन जो है अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसका प्रोटॉन नंबर क्या होता है, 8 होता है, और नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, तो जनरली होना तो यही चाहिए था कि आपका ऑक्सीजन का जो ज़्यादा है आपका प्रोटॉन नंबर, तो इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो 8 प्रोटॉन्स हैं, तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसको अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, 1s2 2s2 और 2p, ये होता है 4। ठीक है, यहाँ इसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। और नाइट्रोजन की अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ पर अगर आप पी ऑर्बिटल में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में आपका जो है वो
यहाँ पर हो रही है स्पिन पेयर रिपल्जन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर स्पिन पेयर रिपल्जन हो रही है, ठीक है ना। स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो न्यूक्लियर का जो चार्ज बढ़ रहा है ये इसको ओवरकम कर देती है। स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से ना आप इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये आपका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसको ये ओवरकम कर देते हैं। इसके इसलिए आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। आपके जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्शली फिल्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस तरह से हैं पी ऑर्बिटल में, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर स्पिन पेयर रिपल्जन हो रही है। तो स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से आपकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज स्पिन पेयर रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, ठीक है, इन 2p ऑर्बिटल, so outweighs that outweighs increased प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसको ये ओवरकम कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी, एलिमेंट ई इन द पीरियड 3 ऑफ द एलिमेंट ई इज इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये पीरियड 3 में द फर्स्ट 8 आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज ऑफ ई आर शोन, reduce the full electronic configuration of E, ठीक है, explain your answer। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि ये पीरियड 3 में, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से ग्रुप में है, तो आप उसकी आइडेंटिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरह से बताएंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दी गई, यहाँ पर जंप, जो हाईएस्ट जंप है वो कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखें अगर आप 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर हाईएस्ट जंप हो रहा है, यानी ये 2740 से डायरेक्ट 11,000 पर बड़ा जंप है, ठीक है। उसके बाद आप देखें इतने बड़े जंप नहीं है, और इससे पहले भी इतने बड़े जंप नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा जंप आ रहा है ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शेल चेंज हुआ है। तो यहाँ पर पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी और तीसरी, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके वैलेंस शेल में, उसके बाद शेल चेंज हुआ है। तो अब इनर शेल में से जब आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा जंप हो रहा है। तो यह ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हैं, तो यानी ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 3 का एलिमेंट और पीरियड 3 का एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम के आपके जो 13 होते हैं आपके प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 13 होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p, क्या होगा 2p6 3s1 एंड 3p1, ठीक है। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रीज़न क्या होगा, ग्रेटेस्ट जंप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और that indicates that there are 3 electrons in वैलेंस शेल, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3 आर शोन, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, एन या सोडियम जो है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, तो दूसरों को रिड्यूस कर दे।
तो ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज होती है, तो यानी वो ऐसी स्पीशीज जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीशीज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो होती है आपके रिड्यूसिंग एजेंट। और जो आपके ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप बैलेंस कर दें इस तरह से, ठीक है। पार्ट बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड फाउंड इन बॉक्साइट। व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऐसी स्पीशीज होती हैं जो आपके रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, ठीक है। स्पीशीज विच react with both acids and bases, ठीक है। ये दोनों से रिएक्ट करेंगी, एसिड से भी रिएक्ट करेंगी और बेसिस से भी रिएक्ट करेंगी, ठीक है। Aluminum oxide is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating aluminum oxide with an excess of NaOH, ठीक है। A colorless solution forms. तो इसकी इक्वेशन बोला है आप लिखें। तो ये जो इक्वेशन है, पहली तो आपके ये होगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर अगर एज ए मैं लूँ, इसके एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँ, तो यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पर एसिड है ये, और तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, एज ए बेस होगा। तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, सॉरी, और यहाँ पर आपका बनेगा वाटर, ठीक है। ये इक्वेशन सिंपल होगी। लेकिन ये इक्वेशन जो है बेसिस के साथ, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एज एसिड रिएक्ट करेगा, और आपका जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो आपका बेस होगा। यहाँ पर वाटर भी होगा इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। और यहाँ पर ये आपका ये कंपाउंड बनता है NaLOH4, ठीक है। ये इक्वेशन आप याद कर लें। तो आप बैलेंस भी कर दें, दो दो, यहाँ पर वाटर रह जाएंगे 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करना, और ये इक्वेशन आप याद कर लें कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक इस तरह से बिहेव करता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है इस तरह से, और ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड वाली तो इक्वेशन इसकी सिंपल है, लेकिन बेस वाली जो इक्वेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप याद कर लें, ठीक है। एक नज़र देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। Aluminum oxide is used as catalyst in dehydration of alcohols. State the effect of using aluminum oxide as catalyst in dehydration of alcohols. Use the Boltzmann distribution in figure 2.1 to help explain your answer. तो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपके जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको कम करता है, ठीक है। तो इससे इस तरह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। तो पहले अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये एक एन एक्टिवेशन एनर्जी और ये दूसरी, ये है आपकी विथ आयनाइजेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, ठीक है। और ये है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपका जो विथ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी कम करता है, तो मोर पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसलिए आपके जो है ज़्यादा सक्सेसफुल कोलिजन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी greater than and equal to activation energy. So more successful collisions per unit time, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल कोलिजन होती है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। कैटलिस्ट आपका जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। पार्ट सी, T4O6 is a white solid that has a melting point of
24 solid P4O6 reacts with water to form H3PO3 यानी phosphorus acid. ठीक है, reduce the type and structure type of structure and bonding shown by P4O6. तो यहाँ पर अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो बहुत कम है, तो यानी आपका जो है वो स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल होगा। जाइंट होता अगर ये स्ट्रक्चर तो आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होना था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट हैज़ सिंपल स्ट्रक्चर बिकॉज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत कम है। और दूसरा बॉन्डिंग इसके अंदर कौन सी होगी, ये होगी आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग इसलिए होगी क्योंकि ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, जब ये वाटर के साथ इसमें वाटर आपने ऐड किया है तो ये वाटर से रिएक्ट कर गया। अगर आपका ये आयनिक कंपाउंड होता, जैसे आप ये ले लें सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, कोई नई स्पीशीज नहीं बनाता। ठीक है, नई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये सिर्फ आयन में डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब डिजोल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसलिए ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, और हाइड्रोलाइज्ड हो गए वाटर से ये इसने बना देते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये जो रिएक्शन होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड्स का यानी ऑक्साइड्स का, तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो ये रिएक्शन होता है आपका हाइड्रोलाइज्ड वाला रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ है तो ये इसलिए ये कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट इसके अंदर बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इट हैज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। पार्ट 2, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H3PO4। तो H3PO3 है, सॉरी। तो यहाँ पर इसमें आपको ऑक्सीजन फॉस्फोरस की आपको बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर मैं फॉस्फोरस को ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की आपकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होती है आपकी 1+ होती है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है, और 3 ऑक्सीजन है, और ये ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, तो फॉस्फोरस +3 और माइनस का ये हो गया 6। ठीक है, तो इसको अगर आप करें 6 - 3, तो ये आपका बन रहा है +3। तो यानी आपके यहाँ पर फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। ठीक है, पार्ट 3, phosphorus P4O6 is heated with oxygen, it forms P4O10. ठीक है, the enthalpy change of formation of P4O10 is ये, और अब आपको बोला है कि कैलकुलेट करें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6। ठीक है, आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर P4O6 प्लस 2O2 जो आपका ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये P4O10 बना रहा है, सॉरी O10 बना रहा है। तो इसकी यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको बताया गया, वो है आपका 1372। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसकी हैसियस साइकिल बनाएं अगर आप, तो यहाँ पर जो है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है आपकी। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है आपकी, जो आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स से जो आपके बनता है आपका कंपाउंड, तो आप कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बताई हुई है P4O10 की। ठीक है, वो है आपका 30112। और अब आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इसकी, तो इसको मिल लेता हूँ x। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लें इसकी हैसियत साइकिल आपने यहाँ पर बनाई है। तो इसको अब आप देखेंगे कि एरोस किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से देखें ये एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होगा एक ही तरफ। ठीक है, तो ये होगा x - 1372 इजिकल्स टू, और यहाँ पर ये एरो यहाँ पर ये दूसरी जानिब है, तो ये दूसरी तरफ होगा इजिकल्स टू के। ठीक है,
ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसके में से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो वो आपकी आएगी तकरीबन -1640। ठीक है, क्या आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इसकी ये है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विथ वाटर। यहाँ पर P4 और 6 की तो इसने आपको इक्वेशन बता दी कि ये जब रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो ये बना रहा है फॉस्फोरस एसिड, लेकिन जहाँ पर P4O10 रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में फ़र्क है। ये आपका H3PO4 बनाएगा, वो PO3 बना रहा था, ये बनाएगा PO4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद कर लें, तो बैलेंस कर दें इस तरह से। पार्ट डी, sulfur dioxide and sulfur trioxide are found in atmospheres. Oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in atmosphere is catalyzed by nitrogen dioxide. The first step of the catalytic oxidation is shown. ठीक है, पहला स्टेप आपको शो किया गया है। Construct an equation to show how nitrogen dioxide is regenerated in the catalytic oxidation. अब यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रही है। अब दूसरी इक्वेशन होगी, उसमें आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी आपके ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ये बना देती कि फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो आपका होता है आपका चेंज नहीं होता, तो ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन आल्सो रिएक्ट विथ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं तो आपके अनबर्न्ड जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती है, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और या आप कहें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन दैट कंट्रीब्यूट्स टू फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो आपकी होती है पेन। पेन या फिर आप लिख दें परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका पूरा नाम लिख दें, यहाँ पे सर आप पेन भी लिख दें वो भी काफ़ी है। ठीक है, पार्ट 3 फिगर 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground। ठीक है, ये आपका हाइट है और ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह से वेरी होता है हो रहा है वो आपको शो किया गया है। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1 हैज़ रिएक्शन, ये इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो आपकी ये है -168। ठीक है, माइनस साइन आपको ये शो कर रहा है कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और अब आपको आगे पूछ रहा है सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिफर एट हाइट 20 किलोमीटर कंपेयर्ड विथ हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो है आपका, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप लाइन लगा दें 20 पर और 50 पर। ठीक है, तो 20 पर अगर आप देखें तो 20 पर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका 20 पर जो है वो कम है, यानी -50 से भी कम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो टेम्परेचर अगर आप देखें तो ये लगभग ज़ीरो के करीब है। तो यानी आपका जो टेम्परेचर कम किस में है, 20 पर है, 20 किलोमीटर्स पर है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका एक्सो और आप अगर टेम्परेचर कम करें तो आपका जो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो इस तरफ शिफ्ट होती है आपकी राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन इक्विलिब्रियम की किस तरफ शिफ्ट होगी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट साइड। ठीक है, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगी बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड टेम्परेचर
and temperature is colder at 20 किलोमीटर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो 20 किलोमीटर पर ज़्यादा कूल है। ठीक है, इसलिए आपके जो है वो ज़्यादा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगी राइट साइड पे। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होगी आपकी 20 पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the hydrogen halides HCl, HBr and HI are all colorless gases at room temperature. ठीक है, the hydrogen halides can be formed by reacting halogens with hydrogen. ठीक है, describe and explain the relative reactivity of the halogens down the group when they react with hydrogen to form HCl, HBr और HI। तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका जो हैलाइड्स आते हैं, आपके हेलोजेंस होते हैं, वो आपके ये रिड्यूसिंग जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, अट्रैक्ट मतलब एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, आपके हेलोजेंस होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे ये नीचे जाते हैं, आपका जो शेल्स है वो बढ़ते जाते हैं, तो आपका शील्डिंग फैक्टर बढ़ता जाता है और आपका जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और आपका न्यूक्लियस से वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती जाती है, तो इसलिए आपकी जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो ये डाउन द ग्रुप आपको बताया हुआ है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए लेस अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन एडिशन। ठीक है, तो लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्टिव टू इलेक्ट्रॉन एडिशन। ठीक है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन को है मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से आपको इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता। ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस बहुत दूर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पार्ट बी, HCl is a product of several different reactions। ठीक है, some of these are shown in figure 3.1। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में आपका क्या हो रहा है, सिलिकॉन जो क्लोराइड है ये आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो ये आपका बना देगा सिलिकॉन फोर ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पर ये आपको बना देगा HCl। ठीक है, तो आप बैलेंस कर दें तो यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका रिएक्शन 1 की इक्वेशन है। ठीक है, इन रिएक्शन 2 सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ concentrated sulfuric acid form HCl and NaHSO4। ठीक है, when sodium bromide reacts with concentrated sulfuric acid, the products include bromine and sulfur dioxide। ठीक है, identify types of reactions that occurs in each case by completing table 3.1। explain the differences in these reactions। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो NaCl के साथ और NaBr के साथ आपका रिएक्शन डिफरेंट क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर सोडियम जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एज ए कर रहा है, एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है और यहाँ पर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि आपके जो Br है, ब्रोमाइड आयंस हैं, वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू आपके Cl के क्लोराइड के आयंस। ठीक है, Br के ज़्यादा होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये मतलब रिड्यूस जल्दी हो जाते हैं और आपका जो है
सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी दूसरे इसको Br को, ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमीन में। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होता है, यह होता है एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होता है, यहाँ पर दो रिएक्शन होते हैं। पहले आपका होता है एसिड बेस रिएक्शन और फिर होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि आपका जो है वो आप लिख दें कि NaBr is stronger reducing agent than NaCl। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन इलेक्ट्रोसिटी, और आपका जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 is oxidizing agent with NaBr। ठीक है, NaBr के साथ आपका जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है और यहाँ पर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, यानी इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी, when heated with a Bunsen burner HCl does not decompose whereas HI forms hydrogen and iodine। ठीक है, तो explain the difference in the effect of heating on HCl and HI। आपका HI जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और आपका HCl डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो यानी आपका जो HI की बॉन्ड एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू HCl। ठीक है, तो HI बॉन्ड इज वीकर देन HCl बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है वो HI बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और आपका बंसन बर्नर पर आपका HCl बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, पार्ट डी, हाइड्रोजन हैलाइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मीन बाय टर्म स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। तो एसिड क्या होता है, स्पीशीज which donate प्रोटॉन्स। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि एंड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, तो आप ऐसी स्पीशीज आपको कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आपकी आयंस में इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे को आप क्या कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका ये एसिड आपको शो कर रहा है कि ये प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, ऑन फिगर 3.2 sketch the pH titration curve produced when 0.1 mole per dm cube जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है is added to 25 cm cube of 0.1 molar HBr to excess। ठीक है, तो दूसरे में आपको जो है वो अमोनिया 0.1 मोल ऑफ अमोनिया जो है मोल पर डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया है, इसको आप ये करवा रहे हैं 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HBr। सब चीज़ें सेम है, तो आपका जो है वो बेस का फ़र्क है। अमोनिया जो आपका वो है वीक बेस। ठीक है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आपका HBr है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की आपकी जो पीएच होती है वो कम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख करेंगे, आप किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, दोनों आपको रिएक्शन आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप पहले करेंगे इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसका इस तरह से, ये इस तरह से इसका रिएक्शन होगा और ये आपकी फिर इसकी पीएच बढ़ते बढ़ते ये बढ़ जाएगी आपकी इस तरह से।
सॉरी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो आपके इस तरह से इसकी पीएच तरह से बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर जो दूसरा है, इसमें जो आपकी पीएच होगी वो कम होगी, ठीक है, यानी 12 से कम होगी या 12 होगी या इससे भी कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कर्व भी जो है वो इस लेस बेस है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ सा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड ड्रॉ मैंने नहीं किया, लेकिन ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो वीक बेसिस होते हैं या वीक एसिड्स होते हैं, वो उनका हम शो करते हैं थोड़ा सा कर्व बना के, उसका जो है शेप, ठीक है। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे ये पीएच ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ई, HBr reacts with propene to form two bromoalkanes, ठीक है, दो आपको ब्रोमो अल्केन्स शो किए गए। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो आपकी आपकी होगी वो होगी CH, जो आपके ये वाली, वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो वो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटन बनेगा, और आपका सेकेंडरी कार्बोकेटन जो होता है वो आपका स्ट्रोंगर होता है, यानी मोर स्टेबल होता है आपका एज कम्पेयर टू जो आपका फर्स्ट जो होता है प्राइमरी आपका जो होता है कार्बोकेटन उससे। क्योंकि आपका जो सेकेंडरी कार्बोकेटन होता है उसमें आपका जो दो कार जो होते हैं अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो अल्काइल ग्रुप आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आपका जो है वो हो जाते हैं आपके, क्या कहते हैं आप, उसकी सेकेंडरी कार्बोकेटन जो है वो स्टेबल हो जाता है, उसका जो चार्ज होता है कार्बन के ऊपर वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटन इज लाइकली टू फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या लिखेंगे, पहले आपका HBr के ऊपर ये अट्रैक्शन होगी, सॉरी मैं इसको रिज्यूम कर लेता हूँ। आपका ये जो है ये आपका डबल बॉन्ड इसको HBr को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये इस तरह से आपका मैकेनिज्म, अब ये मैकेनिज्म आपको याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से प्लस और CH3, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो है वो अटैच हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर Br को जो ये भी आपको शो करना है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर आपके पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो मैकेनिज्म है ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखें इंटरमीडिएट जो बना है इसके पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यानी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये मतलब ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो पहले अटैच हुआ है वो यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ है, लेकिन अगर फॉर सपोज यहाँ पर अटैच होता तो ये आपका कार्बोकेटाइन जो बनना था वो इस तरह से बनना था, ठीक है। ये होता है प्लस, और यहाँ पर ये सारे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास जो कार्बोकेटाइन बना है इसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और दो हाइड्रोजन के अटैच्ड, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है। लेकिन ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ही बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसने आपसे पूछ भी लिया, एक्सप्लेन व्हाई द टू ब्रोमो अल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट्स बाय दिस रिएक्शन। इक्वल अमाउंट्स में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को ऐसे शो करते हैं, दो लिख के फिर आप ऊपर जो है डॉट डाल देते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है।
और वो क्यों स्टेबल है? क्योंकि बिकॉज ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, आपके जो टू अल्काइल ग्रुप्स हैं उसकी वजह से आपका जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो आप कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ CH3CH2CH2Br जो है वो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो आपका रिएक्शन इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर वाटर और इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, कंप्लीट द टेबल 3.2 to identify the organic and inorganic products of the reaction of the जो ये आपका प्राइमरी जो है वो ब्रोमो जो है प्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन इसका जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में होता है यहाँ पर ये आपका बनता है अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर ये आपका बनेगा प्रोपीन PH डबल बॉन्ड PH2 और आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपकी क्या बनेगी? NaBr प्लस आपका बनेगा वाटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है और यहाँ पर आपका जब वाटर आपका एज ए सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? CH3CH2CH2OH यानी आपका जो OH ग्रुप है ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा Br ग्रुप को। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा और दूसरी प्रोडक्ट आपकी बनेगी NaBr। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो ये आपके हेलोजन अल्केन्स के रिएक्शन है तो यहाँ पर सोडियम डाइऑक्साइड के साथ आपके ये दोनों ही रिएक्शन आपके याद होने चाहिए कि वाटर जब होगा तो क्या फॉर्म होगा और जब इथेनॉल होगा तब क्या फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड J and K आर फाउंड इन प्लांट ऑयल्स। ठीक है, तो अब आपको बोला है कंप्लीट टेबल 4.1 टू स्टेट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन J रिएक्ट्स विद द रिएजेंट्स लिस्टेड। तो ये है आपका J और J को अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद खोल कर बनाऊं तो ये आपका J बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये है आपका J। ठीक है, तो इसमें अंदर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, कार्बन जो आपका कीटोन है वो भी है। ठीक है, तो अब वो जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये आपका बताता है कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस। अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये आपको ऑरेंज PPD देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, अल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, तो ये डेफिनेटली आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑरेंज PPD। ठीक है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट होंगे या ऑरेंज PPD लिख दें आप, वो भी सही है। दूसरा इसका आपको बोल रहा है टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस रीजन आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपका अल्डिहाइड को या कीटोन को डिफरेंस पैदा करने के लिए आपको ये यूज़ होता है। तो ये आपको अल्डिहाइड जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो टॉलरेंस रीजन जो है वो आपका अल्डिहाइड है, यहाँ पर अल्डिहाइड मौजूद है तो यानी ये आपको क्या शो करेगा? ये आपको टॉलरेंस रीजन आपको जब ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको सिल्वर मिरर PPD देता है। ठीक है, सिल्वर मिरर PPT, और वो आपकी सिल्वर मिरर PPT होती है आपकी सिल्वर की ही होती है। ठीक है, कि आपका सिल्वर जो है वो इसको यहाँ पर ये रिड्यूस कर देता है और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सोडियम मेटल, सोडियम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपका ये जो OH है ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा NaON। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एफरवेंसेस यानी हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो आपको एफरवेंसेस मिलेगी या बबल्स या फिजिंग लिख दें, आप कोई भी कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिंग होगी। ठीक है,
J has two optical isomers. Draw the three-dimensional structures of the two optical isomers of J. ठीक है, J के अंदर आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन है। ठीक है, ये है आपका कायरल कार्बन। ठीक है, देखें चारों ग्रुप्स अलग अटैच्ड हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर का 3D स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ OH CH3 और CHO, और यहाँ पर का बना देते हैं आप तो COCH3 COCH3। ठीक है, ये आपका एक बना, और इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये आपको जो डॉटेड लाइन है ये आपको शो कर रही है कि ये इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, और ये आपको जो ये आपका ट्रायंगल टाइप आपको ये शो कर रहा है कि ये आउट ऑफ द पेज है, इनसाइड द पेज और आउटसाइड द पेज। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका, इस तरह से आप बनाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, के इज यूज्ड टू मेक एडिशन पॉलीमर perspex perspex। ठीक है, a synthesis of perspex is shown। ठीक है, किस तरह से आप perspex बनाएंगे वो आपको शो किया गया है। पहले आप के से आपको m बनाना है, और m में आपको क्या चेंज हो रहा है, आपका ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका इस तरह से। ठीक है, यानी इसको आपको आपने क्या किया है, इसको आपने इसको एसिड से आपको इसने बना दिया, एस्टर बना दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई एल, रिएक्टेंट एल क्या होगा, और स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। तो यहाँ पर एल क्या आ गया, यानी आपका अल्कोहल आपका कौन सा यूज हुआ है, वो आपका हुआ मिथानॉल यूज। ठीक है, एल आपका क्या है, मिथानॉल। और दूसरा आपकी कंडीशंस क्या होगी, इसमें आपकी कंडीशंस होती है आपकी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, ये आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ये एज ए कैटलिस्ट आप ऐड करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक आपके जितने भी रिएक्शंस है आपके सिलेबस में, वो उन सब की आपको कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशंस वो एग्जाम में आपसे लाजमी पूछता है। ठीक है, ड्रा वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर perspex। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसका रिपीट यूनिट बनेगा, इसमें आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये आपका बनेगा इस तरह से। पर COH, ये है आपका रिपीट यूनिट। ठीक है, ये आपका रिपीट हो जाता है, ये रिपीट यूनिट है, ये रिपीट हो जाएगा, ये थाउजेंड्स और बहुत ज़्यादा हैं आपके। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट हाउ infrared spectra of M and perspex would differ। ठीक है, एम आपका और perspex में आपका जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है, इसमें आपका डिफरेंस क्या होगा, ये आपका होगा डबल बॉन्ड का। ठीक है, एम में आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी होती है 1500 से 1680 तक। तो ये जो अब एब्जॉर्प्शन होती है आपकी इसमें नहीं होगी perspex में। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कि perspex के अंदर आपका जो है वो perspex would not have
एब्जॉर्प्शन एट 15 जो है 1500 से आपकी 1600 के दरमियान आपकी जो है इसकी नहीं होगी आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए आपके अंदर ये पीक नहीं होगी। के कैन बी मेड फ्रॉम प्रोपेनॉन इन 3 स्टेप सिंथेसिस शोन, ठीक है, के आप किस तरह से बना सकते हैं वो आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको क्या हो रहा है, आप पहले स्टेप में आपके कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, दूसरे में कौन सी बन रही है और तीसरे में कौन सी बन रही है आपको शो किया गया है। कंप्लीट टेबल 4.3 टू आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स यूज्ड एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच स्टेप, ठीक है। तो पहले में अगर आप देखें तो ये आपका हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये होता है आपका एथेन जो है आपका, ये आप यूज़ करते हैं NaCN या KCN में, तो ये आपका रिएक्ट करता है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN वाला, ये आपका टेस्ट हो जाता है। तो ये आपका रिएक्शन कौन सा है आपका, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें आपके रिएजेंट्स क्या होंगे, रिएजेंट्स होंगे आपके NaCN स्लैश HCN, ठीक है। और इसका ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और स्टेप 2 में आपका क्या हो रहा है, आपका ये जो CN है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका एसिड ग्रुप में, तो ये आपका होता है हाइड्रोलाइसिस, और ये आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है। तो हाइड्रोलाइसिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ये देखें, ये सारी कंडीशंस और कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसमें मैं आपको कतन कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट, ये आपको जस्ट याद करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक आपको जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, कंडीशंस भी, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस होती है आपकी, तो इसमें आप कोई भी ले लेते हैं आप एसिड, तो मैं ले लेता हूँ आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और तीसरे में आपका जो है वो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको उसने ऊपर बताया भी था कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपको डिहाइड्रेशन करवाता है आपको अल्कोहल से आपको अल्कीन में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या आप कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इसमें इस पेपर के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।